वेक्टर्स इन 3D जेईई मेंस का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हर साल जो है हमें 3 क्वेश्चंस लगभग जो है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलास है वो आपको यहाँ पे पता रहे। लेकिन जब हम यहाँ पे रिवाइज करने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 15 मिनट्स में आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला 3D से रिलेटेड है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं वेक्टर्स के भी डिस्कस कर चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को चेक नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसे जरूर से चेक करिएगा। प्लस यहाँ पे 2D के भी जितने आपके चैप्टर्स हैं उनको भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उनको भी आप जाके जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इस तरीके का बहुत सारा कंटेंट लगातार चैनल पे आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। तो भाई देखो, कोई भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसको जो है हम यहाँ पे सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज हमने जो है वेक्टर्स के अंदर भी यहाँ पे देखी थी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर जो है मैं बात करूं तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपके दो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखे x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट आपका दिया है x2, y2, z2। तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइंस के अंदर हम क्या करते थे, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई चीजें 3D में होती है तो आपका z वाला भी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कंपोनेंट ऐड हो जाता है। और 1 एंड 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऑर्डर उल्टा भी लिखेंगे तो भाई क्योंकि स्क्वायर लगा है तो प्लस माइनस का हमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका बेसिकली जो है डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है। और अगर हम जो है यहाँ पे वेक्टर्स के टर्म्स में देखें तो ये सिंपली हमारा जो है क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है मैंने आपके वेक्टर्स वाला जो 15 मिनट वाला वीडियो है उसके अंदर कवर करा है, जिसके अंदर मतलब आपका सिंपल मतलब ये है कि ओ कोई भी एक फिक्स पॉइंट लेट से ओरिजिन है तो यहाँ पे ओबी माइनस ओए है ना, तो पोजीशन वेक्टर की हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो है हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड लगा दिया तो भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर कहीं पे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सिंपली चीज समझ लीजिए कि एक पी पॉइंट जो कि हमारा 3D में यहाँ पे गिवन है और उसका अगर हमें डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, ठीक है, पी ए जैसे कि बोले कि भाई आपका जो है एक्स एक्सिस से यहाँ पे कितना दूर है, तो वो सिंपली हो जाएगा रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, ये आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो यहाँ पे एन के कोऑर्डिनेट्स जो है आपके क्या हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि x के कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होंगे, तो ये हमारा सिंपली x हो जाएगा। और ऐसे ही जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y के कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होने वाले, बस जो z वाला है वो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि भाई उसको जमीन पे ले आए हैं। और फिर यहाँ पे अगर मैं a वाले जो पॉइंट है उसकी यहाँ पे बात करूं तो वो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है x वाला तो आपका चेंज नहीं होगा और y के लिए भी जो है वो अब भाई ओरिजिन पे वापस पहुंच चुका है तो वो भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा और ये टोटल जो है हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी z। तो ये वाला pa हो जाएगा रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो इसी तरीके से pb और pc भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई जैसे 2D में अपन ने जो है सेक्शन फॉर्मूलेस यहाँ पे देखे थे ना, उसी तरीके से 3D में चीजें हो जाती है, बस यहाँ पे एक z और जो है आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो x कैसे जो है अगर हम देखें, x अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली r पॉइंट जो है p और q को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है m/n के अंदर। तो x अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, है ना। एंड सिमिलरली y और z भी निकाल सकते हो। तो ये इंटरनली जो है यहाँ पे आपका डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली पूछ ले तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता है, 2D में जैसा अपन करते हैं, है ना। तो सभी फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। कब, जब यहाँ पे r पॉइंट जो है एक्सटर्नली m/n के अंदर जो है डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा, अब मिड पॉइंट जो है हम कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट भाई अगर सीधी सी बात है कि r जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब m/n कितना हो जाएगा, 1:1, है ना। तो आप जो है m और n की जगह 1 और 1 डाल दीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा x1 प्लस x2/2 और ऐसे y1 प्लस y2/2 और z भी हो जाएगा z1 प्लस z2/2। अब ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते। तो अगर कोई सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने जिसके आपके जो है पॉइंट्स इस तरीके से दिए, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, अभी 2D की जब बात करते थे तो ये 2 पॉइंट निकलते थे। अब भाई z भी आपका जो है यहाँ पे आ गया है पिक्चर में, तो उसको भी जो है उसी तरीके से निकालेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3/2। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको याद होगा कि हम कैसे करते थे 2D के अंदर, x1 फिर आपका जो है y1 x2 y2 और x3 y3 और यहाँ पे आपका क्या रहता था 1 1 1, है ना, और बाकी आपका यहाँ पे क्या रहता था 1/2। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे x y z आपके तीनों इन्वॉल्व है तो यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे बेसिकली। पहले हम क्या कर देंगे, अगर हम जो है यहाँ पे डेल्टा x की बात करें तो उसके लिए हम y1 z1 y2 z2 और y3 z3, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा है उसके अलावा जो कंपोनेंट वाले टर्म्स है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही y के केस में x1 z1 x2 z2, z के केस में x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो 3 डिटर्मिनेंट इस तरीके से बना लिए, हाफ 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 जो है उनके सामने कर दो
और एरिया अब जब निकालने जाएंगे तो वो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ इसका जो भी हमारा वैल्यू आई उसका स्क्वायर, इसकी जो भी हमारी वैल्यू आई उसका स्क्वायर, इसकी जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर, और बाद में जो है रूट ले लो। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला भी जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई अगर बोल दे कि भाई 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, तो आप बोलोगे कि एरिया को उठा के जो है इक्वल टू 0 कर देते, तो वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह जो है सिंपली ये कंडीशन यहाँ पे आप याद रखो, x1 minus x2 divided by x2 minus x3 is equal to y1 minus y2 upon y2 minus y3 is equal to z1 minus z2 divided by z2 minus z3, है ना। तो यहाँ पे आपके x1, y1, z1 है, ऐसे ये x2, y2, z2 और ये x3, y3, z3 हो जाएगा। तो जब भी अगर कोलिनियर आपको बोला गया है तो ये कंडीशन आप सिंपली लगा सकते हो। अच्छा, अब टेट्राहेड्रॉन की हम बात कर लेते हैं। तो भाई टेट्राहेड्रॉन आपका जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 एंड यहाँ पे x2, y2, z2, x3, y3, z3 और x4, y4, z4 है। तो अगर कोई सेंट्रॉइड का यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट्स पूछ ले, क्योंकि इसके लिए भी भाई सेंट्रॉइड जो है एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो वो हमारा जो है सिंपली क्या हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही जो है y और z के भी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अब वॉल्यूम अगर कोई टेट्राहेड्रॉन का पूछ ले, ठीक है, यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही क्योंकि एक 3D फिगर है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम जो है कैलकुलेट करते, तो उसके लिए हमें जो है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना रहेगा, और यहाँ पे बाहर 1/6 आ जाता है। तो आपके जैसे भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे सेम ऑर्डर के अंदर जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, और लास्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर 1 1 1 पुट कर दीजिएगा। तो इसके थ्रू जो है हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पे। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या होते हैं, तो देखिए अगर हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे एक P हमने जो है एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, तो ये अगर जो है हमारे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ जो है बीटा एंगल बना रही है, और यहाँ पे जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो भाई ये आपका जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम क्या कह देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये एक टर्म जो है यहाँ पे आपका डिफाइन होता है। जैसे कि भाई स्लोप आपको याद होगा, वो अपना वहां पे डिफाइन होता था कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन के लिए। ऐसे ही आप कुछ कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो है आपका यहाँ पे डिफाइन होता है लाइन के लिए। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन को जो है हम L, M, N से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे L क्या हो जाता है कॉस अल्फा, M हो जाता है कॉस बीटा और N हो जाता है कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1, या फिर हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस जैसे ही एक और टर्म आपका यहाँ पे आता है जो कि होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली हमारे क्या होते हैं, तो वो आपके जो है ना ABC यहाँ पे जो है डिनोट होते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस LMN, यानी कि हम कह सकते हैं L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C इक्वल टू सम कांस्टेंट K, है ना। तो इस तरीके से जो है आपके दोनों प्रोपोर्शनल रहते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी लाइन के लिए रहते वो यूनिक रहते, ठीक है ना, कि आपने अगर एक जो है यहाँ पे पेयर कह दिया L, M, N, तो डायरेक्शन कोसाइंस भाई जो है उसके लिए एकदम यूनिक रहेंगे। जबकि जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे यहाँ पे रहते, डायरेक्शन रेशियोज ABC, वो हमारे यहाँ पे कोई भी हो सकते, वो यूनिक नहीं रहते, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे जैसे चेंज होगा वैल्यूज हमें जो है डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशनशिप क्या रहती है, तो L को हम यहाँ पे लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, समझो इस चीज को। और यहाँ पे M को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस B डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना। तो भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 रहता है, ये चीज याद रखना, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए बोलते हैं कि भाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, जबकि ये चीज जो है ना नॉट इक्वल टू 1 रहती है। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप यहाँ पे बना सकते हो। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी साइंस हम यहाँ पे ले रहे हैं तो या तो तीनों में पॉजिटिव लगेंगे या फिर तीनों में जो है आपके नेगेटिव लगेंगे। अब अगला अगर हम देखें तो भाई दो आपके यहाँ पे पॉइंट्स देके रखे P और Q, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके x1, y1, z1 है और इसके आपके x2, y2, z2 है। और कोई अगर बोल दे कि भाई डायरेक्शन रेशियोस ऑफ PQ क्या है, तो वो हमारे सिंपली यहाँ पे क्या रहेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपके क्या हो जाते हैं डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। तो ABC जो है अपन इस तरीके से निकालते हैं। और कोई पूछ ले कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे, तो अभी अपन ने जो है ये देखा था फॉर्मूला, तो इसी का जो है हम यहाँ पे यूज कर लेंगे
कि x2 माइनस x1 a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, जो कि क्या हो जाएगा सिंपली रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। तो उसके थ्रू जो है अपन निकाल सकते हैं, ऐसे ही m और n की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ज्यादातर यार आपको जो अभी आगे के भी फॉर्मूलेस में यूज होता है वो डायरेक्शन रेशियोज का यहाँ पे ज्यादा काम रहता है, तो उसको जो है अपन यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स। अगर दो लाइन सेगमेंट्स आपके देके रखी है, जैसे कि AB है और इसके जो हमारे यहाँ पे DRs है वो A1, B1 और C1 है, ठीक है, A1, B1 और C1 है। और AC के अगर हम कह दें यहाँ पे A2, B2, C2 है, तो सिंपली उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आपको क्या करना रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे तीनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इसके थ्रू जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेक्टर से भी अपन यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करें तो आपको याद होगा हम क्या करते थे, A डॉट B डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड वाला है, डिवाइडेड बाय आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। बाकी वो जो है अपन यहाँ पे मॉड्यूलस लगाते थे कि भाई डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, तो इस तरीके से अपन करते थे। तो वही सेम चीज जो है आपके यहाँ पे की गई है, A डॉट B ही यहाँ पे किया गया है ना, आप देख रहे हो प्रोडक्ट उसी तरीके से जो है डॉट प्रोडक्ट जैसे ही लिया गया है। तो वेक्टर और 3D ना बहुत हद तक जो है आपकी एनालॉजी यहाँ पे सेट होते रहेगी, एक दूसरे से जो है हम कन्वर्ट करते रहते हैं हमेशा फॉर्म्स को। अच्छा, लाइन परपेंडिकुलर कब रहेगी, तो सीधी सी बात है उस टाइम पे जो है हमारे यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये वाले टर्म जो है जीरो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और पैरेलल कब होगा, जब भाई A1 बाय E2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए C1 बाय C2। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन, ठीक है ना। तो जैसे कि भाई PQ का यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर हम AB पे ले तो वो क्या रहेगा P डैश Q डैश। तो इस तरीके से हम जो है अगर ले तो यहाँ पे काम क्या आएगा, जिस लाइन पे हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके अगर जो है डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या है L, M, N, ठीक है, ये है। तो आपको सिंपली करना रहेगा L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1, है ना। यहाँ पे जो है आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इससे जो है LMN को अपन को मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो ये हमें बेसिकली क्या दे देगा, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन। और आप इसको जो है कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि बेसिकली ये क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ यहाँ पे जो है आपका x कोऑर्डिनेट, मतलब x वाला जो डिस्टेंस है इनटू यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन cos अल्फा। तो एक तरीके से जो है अपन यही ले रहे हैं ना, cos कंपोनेंट, है ना। तो हर एक के लिए यहाँ पे फिर y एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे z एक्सिस के अलोंग, और फिर तीनों को जो है ऐड करके यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया, तो अपन जो है इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो रहती है ना, दैट इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अगर हम 3D में बात करें तो दो प्लेन्स को जो है अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन देखें तो उससे हमें ये एक लाइन जो है मिलती है। तो इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय टू प्लेन्स, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। तो ये जो है आपकी प्लेन्स की यहाँ पे इक्वेशन अगर इस तरीके से दी है, तो स्ट्रेट लाइन जो है बेसिकली इनका इंटरसेक्शन रहेगा। एक सिमेट्रिक फॉर्म रहता है आपके स्ट्रेट लाइन का, जो कि सबसे ज्यादा हमारे यूज होता है, वो होता है इस फॉर्म में, x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इक्वल टू कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट आपका r। तो ये पैरामीटर आपका जो है यहाँ पे चेंज होता रहेगा, उस हिसाब से हमारा पॉइंट जो है लाइन पे आगे आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली x1, y1, z1 से जो है इस पॉइंट से यहाँ पे पास हो रही है। और ABC क्या है, ABC उसके जो है DR से, यानी कि डायरेक्शन रेशियो। तो आप जो है इस फिगर को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन में आपका क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू A प्लस आपका जो है लैम्डा इंटू B, है ना। और B यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो अपनी लाइन ड्रॉ हुई है ना, दैट इज बेसिकली पैरेलल टू वेक्टर B, और साथ ही साथ वो जो है वेक्टर A से यहाँ पे पास कर रही है। तो इस तरीके से अपनी वेक्टर इक्वेशन में जो है लिख देते कि इस वाले वेक्टर से जो है पास कर रही है और इसके जो है पैरेलल है, तभी तो इसके जो DRs है वो और इसके DRs जो है आपके क्या हो जाते, सेम हो जाते। अभी मैंने बताया था ना वो रेशियो वाली चीज, तो वही जो है अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके निकालते हैं सिमेट्रिक फॉर्म भी। अब रिडक्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू वेक्टर फॉर्म, मतलब ये फॉर्म से इस फॉर्म में पहुंचना है या इस फॉर्म से उस फॉर्म में पहुंचना है, तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम जो है इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अभी बताया ना x1, y1 और z1 वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये बेसिकली हमारे जो है a वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा, और ये हमारे जो है DRs है, तो ये हमारे जो है इसके यहाँ पे बन जाएंगे ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, क्योंकि b और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है, तो DRs अपने जो है इस तरीके से मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अपना इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म रहता है।
चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से जो है अपने यहाँ पे पास हो रहा है, मतलब ये या तो कह सकते हैं 2 वेक्टर से पास हो रहा है या फिर 2 पॉइंट से, तो उस केस में हमारा जो है 3D में इस तरीके से इक्वेशन लिख ली जाती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये मैंने आपको बताया था ना, dr हम जो है अगर 2 आपके पॉइंट है, ठीक है, एक का जो है x1, y1, z1 है और दूसरे का x2, y2, z2 है, तो उस केस में हम drs कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो drs की जगह जो है अपन ने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए और बाकी x1, y1 और z1 से तो पास हो ही रहा था, तो ऊपर वाले उस हिसाब से लिख लिए। और वेक्टर फॉर्म में हम जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं a प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए अपने जो है drs यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा और a वाले वेक्टर से पास कर रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन जो है लिख सकते हैं। चलो अगला यहाँ पे देखें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द लाइन, है ना, लाइन अगर अपनी इस इक्वेशन में जो है लिखी हुई है और ए कोई भी यहाँ पे पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो उस केस में अगर अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है कि भाई ये जो है पॉइंट का यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी डाला है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके जो है अगर अपन को यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताना है तो हम जो है यहाँ पे सिंपली पहले तो एक चीज कहेंगे कि पी जो है आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको अगर मैं इक्वल टू आर कर दूं तो एक्स हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, एल आर प्लस x1, फिर mr प्लस y1, फिर nr प्लस z1, है ना, तो इस तरीके से आपने p के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है और इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप डायरेक्शन रेशियो AP के जो है निकाल सकते हो, सिंपली डिफरेंस से आ जाएंगे, lr प्लस x1 माइनस अल्फा, mr प्लस y1 माइनस बीटा, और इस तरीके से। फिर हम जो है क्या करेंगे, इसके अपन drs निकाल चुके हैं और इसके drs हमें पता है lmn, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको सिंपली क्या कर देना रहेगा, डॉट प्रोडक्ट जो है इनका यहाँ पे 0 कर देना पड़ेगा, मतलब LR प्लस x1 माइनस अल्फा, ये वाला जो यहाँ पे टर्म आएगा इसको इनटू L, और ऐसे ही जो है बाकी टर्म्स को लिख के इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो उससे हमें जो है यहाँ पे क्या मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी, उसको वापस इसमें उठा के पुट कर देंगे तो हमें जो है P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब कोई पूछ ले कि इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे निकालना है, तो भाई जैसे तुमने यहाँ पे अभी करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, फिर क्या करोगे, तुम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो कि ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे पता है, तो ये तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू दिस, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी यही चीज, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी ये चीज और जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी ये चीज, तो हम जो है इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलो अगली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होती है आपके जेईई मेंस के अंदर, दैट इज स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस का सिंपल मतलब ये है स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर नॉट पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना, जो कि मतलब पैरेलल नहीं है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे नॉन कोप्लेनर है, कि मतलब जो है एक प्लेन में आपकी यहाँ पे लाइन नहीं कर रही, तो ये तो भाई ऐसे आपको मैंने एक ही इस पे ड्रॉ किया इसलिए लग रहा है एक प्लेन में, बट स्पेस में अगर हम देखें तो नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, और साथ ही साथ मतलब कि हम कह सकते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि अगर जो है एक प्लेन पे लाई करेगी तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी ना, समझ लो इस चीज को, इसलिए मैं जो है ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ पे नॉन कोप्लेनर है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस। और अगर मान लो कि ये दोनों जो है आपकी स्क्यू लाइंस है, तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी, हम एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाएंगे अल्फा डैश माइनस अल्फा, बीटा डैश माइनस बीटा, गामा डैश माइनस गामा, ठीक है, तो ये हो गया आपका, और नीचे जो है इसके डीआर्स लिख दिए और इधर पे जो है इसके डीआर्स यहाँ पे लिख दिए। इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब जो है ये स्क्यू लाइंस है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो हमारी जो है लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, तो स्क्यू लाइंस के लिए यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, समझ रहे हो, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अपन लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्क्यू लाइंस है या फिर नहीं। अच्छा, कोई पूछ ले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला फॉर लाइंस, तो ऑब्वियसली तुम्हें भाई स्क्यू लाइंस होगी तभी अपन जो है यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो है बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो है ना भाई ये फार्मूला यहाँ पे लग जाता है। मैं 3D का यहाँ पे फार्मूला नहीं बता रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा सा भी अपन को जो है दिखने में लगता है, तो बेटर यही है कि अपन इस फॉर्म में पहुंचा लो और डायरेक्ट ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और फिर जो है होल का मॉड्यूलस लगा दो क्योंकि भाई डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और तुमने ये चीज यहाँ पे नोटिस करी होगी कि यही चीज, ये कंडीशन जो है मैंने यहीं से लिखी है, ठीक है ना, ये फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि अगर ये क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो बेसिकली मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो स्क्यू लाइंस नहीं होगी, जबकि अपन ने ये कंडीशन किसके लिए लिखी, स्क्यू लाइंस के लिए। आगे ये चीज भी क्लियर हो गई। अगली चीज की भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो जो है अपनी यहाँ पे पैरेलल लाइंस है तो उस केस में जो है हम जो है डिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना, और यहाँ पे आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों के drs यहाँ पे क्या रहेंगे, आपके सेम हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही वेक्टर b के जो है दोनों यहाँ पे पैरेलल है,
तो इस तरीके से अपन जो है यहाँ पे कह सकते हैं। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस अगर अपनी कोप्लेनर है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहती है, तो उसके लिए सिंपली ये डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो है आपका डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0, इसका मतलब वो कोप्लेनर। तो ये मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे भी आपको जो है बता चुका हूँ, है ना। तो वही लाइंस जो है स्क्यू है या फिर जो है कोई बोल दे कि कोप्लेनर के लिए कंडीशन यहाँ पे बतानी है, तो इसको अगर मैं इक्वल टू 0 बोल दूंगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपना कोप्लेनर हो जाएगा, तो वो स्क्यू लाइंस नहीं है। तो वही सेम चीज जो है मैंने अलग तरीके से लिखा है, बस आपको यही याद रखना है कि अगर कोप्लेनर हो गया इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग हो, इसका मतलब नॉन स्क्यू लाइंस है, बस ये। तो अपने आप जो है आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बाकी कहीं पे अगर स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वो एक सिंपल ये रहता है, जैसे सर्कल की इक्वेशन रहती है ऐसे ही जो है हमारी स्फीयर की रहती है, बट अब 3D में तो यहाँ पे आपका z² भी जो है एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, जैसे अपन सर्कल में -g, -f करते थे, यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, -u, -v और -w, और यहाँ पे रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, √u² + v² + w² - d। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल सकते हो। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब जाके जो है वेक्टर्स और 3D के आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, तो आपको जो है और ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।